तो देखो बेटा, दो तीन तो मेरे पास डाउट्स आए हुए हैं आप लोगों के, और इसके अलावा एक्सरसाइज 3 पूरी करेंगे आज। कल तक सारी एक्सरसाइज निपटानी है, और एक्सरसाइज 4 आधी कर लेंगे। कल के लिए 7-8 क्वेश्चन छोड़ेंगे, प्लस बाकी तो आप तैयार करके आओगे। तो मेरे बेटा सबसे पहले जो डाउट्स आए हैं इलस्ट्रेशन 6, 10 और 15। तो पहले मैं देख रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर 6। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 6 में इन्होंने पूछा है कि भाई 3 पार्टिकल्स इलस्ट्रेशन 6, 3 masses m each, ये तीनों आपस में यूनिफॉर्म सेपरेशन a पर हैं। तो इनकी स्पीड बताइए, क्या स्पीड होनी चाहिए। देखो बेटा ऐसा है, एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर मास। तो इस मास को ये भी मास अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसी तरह से ये मासेस भी सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा, तो उसका जवाब है रोटेशन। ये सारे रिवॉल्व कर रहे हैं, जिससे इन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो अब मैं तरीका आपको बता दूं, मेरा तरीका क्या होगा। पहले ये फोर्स निकालूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोई सा भी एक मास पकड़ लो, फिर ये निकालूंगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। जब रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को उसके बराबर कर देंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स चाह रहा है ये कोलैप्स कर जाए और सेंट्रीफ्यूगल चाह रहा है ना करे। तो ये दोनों बराबर फोर्स होंगे, तो ये अपनी जगह पर मेंटेन रहेगा। तो चलिए शुरू करा जाए। सबसे पहले कितना फोर्स इन दोनों मासेस के बीच में लग रहा है, तो जवाब है F = Gm² अपॉन A स्क्वायर। Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर, तो m1 भी m, m2 भी m, और सेपरेशन हो गई A। तो Gm² अपॉन A स्क्वायर, और इधर भी कितना फोर्स है, ये भी उतना ही है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया, तो जवाब है नेट ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा √A² प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 60। दो वेक्टर के सम वाला फॉर्मूला लगा दिया, √A² प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 60। अब क्या है, cos 60 है हाफ, हाफ से 2 साफ, तो ये बच जाएगा F√3। दिस इज द नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। F की वैल्यू है Gm² अपॉन A² √3। ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट इनके मिड की तरफ होगा। अब मैं निकालूंगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv² अपॉन r, यही लिख देता हूं मैं, mv² अपॉन r। r क्या होती है बेटा, सर्किल की रेडियस। अब सर्किल की रेडियस निकालनी पड़ेगी मुझे, ये डिस्टेंस तो ट्रिग्नोमेट्री से आ जाएगी। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये एंगल 30 डिग्री हो गया। यदि आप ये छोटे वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखें तो ओरली कर, ये है a/2 और ये है सर्किल की रेडियस। ये a/2 पूरी साइड a/2, ये सर्किल की रेडियस r। तो a/2 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू cos 30। तो a/2r इज इक्वल टू cos 30। cos 30 क्या होता है बेटा, √3/2। 2 से 2 कट गया, तो r हो जाएगा a/√3। अब लास्ट स्टेप जो आपको करना है कि भाई यदि ये मास अपनी जगह रुका रहे, तो अंदर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल बराबर होने चाहिए। तो ग्रेविटेशनल को सेंट्रीफ्यूगल के बराबर रख देना। ग्रेविटेशनल फोर्स है Gm² अपॉन A² इंटू √3, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv² अपॉन r। r की वैल्यू है बेटा a/√3। अब आपका काम है इसे सिंप्लीफाई करके v निकालना है, और यू विल गेट योर रिजल्ट। तो इससे आपको v की वैल्यू मिल जाएगी, और जो भी आंसर आएगा आप निकाल। अगला क्वेश्चन बेटा इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 10 है डाउट में। इलस्ट्रेशन नंबर 10
बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 10 में कह रहे हैं ये, 2 equal masses are hung from the balance whose scale can differ in vertical by h. Determine error in weight. जो बेटा एक मास m स्प्रिंग बैलेंस से टंगा हुआ है यहाँ, और एक मास m स्प्रिंग बैलेंस से टंगा हुआ है यहाँ, है दोनों बराबर मास, लेकिन उन दोनों के बीच में h हाइट का अंतर है। अर्थ सरफेस के एक पास है और एक अर्थ सरफेस से h हाइट पर है। तो 2 equal masses are hung from the balances whose scale pan differ in vertical height by h. इसका स्केल पेन और इसका स्केल पेन h हाइट के डिफरेंस पर है। तो वो कह रहे हैं भाई बताओ कि इन दोनों के वेट में क्या डिफरेंस आएगा। तो वेट में डिफरेंस पहले क्यों आएगा बेटा, जो अर्थ सरफेस के पास है उसका वेट mg, और जो अर्थ सरफेस से ऊंचाई पर है उसका वेट mg डैश, क्योंकि ऊंचाई पर जाने से g बदल जाता है। तो अब आप बताओ जो अर्थ सरफेस पर वेट है वो तो है mg, और हाइट पर जो वेट है वो है mg डैश। दोनों का अंतर बताना है। ऊंचाई पर जाने पर g की वैल्यू कम हो जाती है ना, याद है g डैश अपॉन g इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन r e। तो मुझे डिफरेंस इन वेट बताना है, तो mg कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 1 माइनस g डैश अपॉन g। तो mg तो कॉमन, 1 माइनस g डैश अपॉन g क्या होता है 1 माइनस 2h अपॉन r e, यदि स्मॉल हाइट है तो, और लार्ज हाइट है तो g डैश अपॉन g होता है r e स्क्वायर अपॉन r e प्लस h का होल स्क्वायर। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर तैयार है। अच्छा इसमें एक काम और है, यदि आप, कई बार क्या होता है स्मॉल जी की बजाय कैपिटल जी की टर्म्स में आंसर दे रखा है, तो आप पुट कर सकते हैं g इज इक्वल टू GME अपॉन r e स्क्वायर। तो एक बार लास्ट बार सुनो, जो अर्थ सरफेस के नजदीक है उसका वेट mg, जो हाइट पर है mg डैश, दोनों का डिफरेंस mg कॉमन 1 माइनस g डैश अपॉन g, और g डैश अपॉन g हाइट पर क्या होती है 1 माइनस 2h अपॉन r e। यदि स्मॉल हाइट है, लार्ज हाइट होती तो g डैश अपॉन g को रख देते r e स्क्वायर अपॉन r e प्लस h का होल स्क्वायर, और फिर ये आंसर आ जाता। अब दो पार्ट हो सकते हैं, एग्जाम में स्मॉल जी की टर्म्स में आंसर दिया हो तो ये तो अभी आ जाएगा, और या फिर एग्जाम में कैपिटल जी की टर्म्स में आंसर दिया हो तो स्मॉल जी को रख देना GME अपॉन r e स्क्वायर। चलो मैं रख देता हूं स्मॉल जी की जगह कैपिटल जी ME अपॉन r e स्क्वायर, 1 माइनस 1 कट गया 2h अपॉन r e। अच्छा कई बार अर्थ की डेंसिटी की टर्म्स में देते हैं, तो अर्थ का मास है me, आप अर्थ के मास को लिख सकते हैं अर्थ का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r e क्यूब, और डेंसिटी हो जाएगी रो। तो आप मास ऑफ अर्थ को 4/3 पाई r e क्यूब इंटू रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रख के और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आंसर में ऑप्शन कहां पे दिया हुआ है, स्मॉल जी की टर्म्स में दिया है आंसर, कैपिटल जी की टर्म्स में दिया है, या डेंसिटी की टर्म्स में दिया है। तो बस इसको चेंज करना है, कंसेप्ट तो सिंपल है। इसके बाद आपका अगला डाउट है भाई इलस्ट्रेशन नंबर 15 इलस्ट्रेशन नंबर 15 पर आ रहे हैं। ये है ड्रॉ द स्केच ऑफ वेरिएशन ऑफ वेट ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट दैट मूव्स फ्रॉम अर्थ टू मून। जब स्पेसक्राफ्ट अर्थ से मून की तरफ जाता है, ये है अर्थ, आपको एक स्केच बनाना है, और ये है मून, ये है अर्थ, ये है मून। तो मेरे बेटा होता क्या है, जब कोई मास यहां होता है तो अर्थ उसे जितने फोर्स से खींचती है वो उसका वेट है। इस जगह पर अर्थ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मून का कम। जब थोड़ा दूर मास पहुंचता है तो अर्थ का अट्रैक्शन कम हो जाता है, मून का बढ़ जाता है, तो एक जगह बराबर हो जाते हैं। फिर यहां जाके अर्थ का अट्रैक्शन काफी कम और मून का काफी बढ़ जाता है। तो यहां पर देखो हर जगह दो फोर्स लगेंगे, जब मेरा मास यहां होगा, जब यहां होगा, और जब यहां होगा। दोनों में अंतर क्या है, यहाँ अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है, मून का कम, तो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स की वेट है, तो यहाँ वेट हाई होगा और वो वेट अर्थ के फोर्स के कारण ज्यादा इफेक्टिव है। यहाँ पर मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, अर्थ का कम होगा। तो लेकिन नेट फोर्स है, यानी कि इसमें वेट है, लेकिन एक पॉइंट जरूर ऐसा मिलेगा जहां पर वेट 0 होगा, जहां पर अर्थ का और मून का ग्रेविटेशनल पुल बराबर होंगे। जहां अर्थ और मून के ग्रेविटेशनल पुल बराबर होंगे वहां पर वेट 0 होगा। तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं,
अर्थ से मून जाते समय, तो अर्थ से मून जाते समय पहले वेट कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा और 0 हो जाएगा, फिर बढ़ेगा 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 और बढ़ जाएगा। आपने इस ग्राफ में दो बातें देखी, अर्थ से काफी दूरी पर जाकर के वेट 0 हुआ है, मून के काफी नजदीक वेट 0 हुआ है। कारण अर्थ का पुल काफी दूर तक काम करता है, तो जहां वेट 0 होगा वो जगह अर्थ से काफी दूर होगी और मून के नजदीक होगी, क्योंकि ऐसा पॉइंट जहां दोनों के फोर्स बराबर हो वो अर्थ से दूर होगा और मून के पास होगा, पहली बात। दूसरा, अर्थ के पास ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है, मून का ग्रेविटेशनल पुल कम है। अर्थ पर वेट मून पर वेट से 6 गुना ज्यादा है, तो ये जो है वेट यहाँ अर्थ के कारण है और यहाँ जो वेट है वो मून के कारण है, तो ये वेट इस वेट से 1/6 है। तो ग्राफ आपको बता दिया, यहाँ यदि mg है तो यहाँ mg/6 है। तो ये आपका ग्राफ भी हो गया। अब इसके बाद बेटा एक्सरसाइज नंबर 3 शुरू करते हैं। कोई सा दोबारा पूछना हो तो बेटा पूछ सकते हो माइक ऑन करके।